वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको PSY 101 के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले जो है वो इसमें मेमोरी है। मेमोरी जो है वो प्रोसेस है एनकोड करने का, स्टोर करने का, रिट्रीव करने का इन्फॉर्मेशन, और क्रूशल रोल है मेमोरी का डेली एक्टिविटीज़ के अंदर, जैसे कि टॉकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, सोशलाइजिंग। और ये एक्शन जो है वो डिपेंड करते हैं लर्न और जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है एनवायरनमेंट के बारे में, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में। उसके बाद ये कि मेमोरी एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड। मेमोरी और लर्निंग जो है वो क्लोजली जो है वो रिलेट करते हैं। सो क्लोज रिलेशनशिप है मेमोरी और लर्निंग के दरमियान, जबकि अक्सर जो है वो यूज़ होता है इंटरचेंजेबली तौर पर भी। लर्निंग यूजुअली तौर पे इससे मुराद इनिशियल एक्विजिशन होती है, एनकोडिंग करने की इन्फॉर्मेशन, जबकि मेमोरी का फोकस होता है सब्सिक्वेंट स्टोरेज और रिट्रीवल जो होती है इन्फॉर्मेशन की। और जो फंक्शंस है मेमोरी की, अगर हम उनको देखें, उसके अंदर एनकोडिंग आ जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो एक फॉर्म के अंदर जिसको स्टोर किया जा सकता है ब्रेन के अंदर, स्टोरेज होती है, मेंटेन किया जाता है एनकोडेड इन्फॉर्मेशन जो है वक्त के साथ, रिट्रीवल जो होता है एक्सेस किया जाता है, और जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है उसको कॉन्शियस अवेयरनेस तक जो है वो लाया जाता है। एनकोडिंग एंड रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो रिकॉर्डिंग में क्या है कि कन्वर्ट किया जाता है इन्फॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक, ना कि सिंपली कॉपी किया जाता है। तो एनकोडिंग प्रोसेस होता है परसीव करने का इन्फॉर्मेशन और उसको लाया जाता है मेमोरी सिस्टम तक। एनकोडिंग जो है सिंपली कॉपी करना नहीं है इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली जो है आउटसाइड वर्ल्ड से ब्रेन के अंदर, बल्कि प्रोसेस से प्रॉपरली कंसीव किया जाए एज अ रिकॉर्डिंग और कन्वर्ट किया जाए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक। अब स्टोरेज हम देखते हैं तो ये जो है स्टोरेज पार्ट के अंदर मेमोरी प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन जो है सेव जो होती है मेमोरी में, उसको मेंटेन किया जाता है एक आइडेंटिफाइबल फॉर्म के अंदर। और रिट्रीवल होती है, रिट्रीवल में लोकेट किया जाता है, एक्सेस किया जाता है और लाया जाता है स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को वापस जो है कॉन्शियस अवेयरनेस में यूज़ के लिए। उसके बाद ये जो मेमोरी स्टोरेज सिस्टम है, मेमोरी जो है वो शॉर्ट स्टोर हाउसेस। सो सेंसरी मेमोरी होती है जो कि ब्रीफ इनिशियल रिकॉर्डिंग होती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन की। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, टेम्परेरीली तौर पर होल्ड करती है एक लिमिटेड अमाउंट जो इन्फॉर्मेशन का कॉन्शियस अवेयरनेस में। उसके अलावा लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, स्टोर इन्फॉर्मेशन करती है रिलेटिवली परमानेंटली तौर पर। अब सेंसरी मेमोरी को हम सबसे पहले देखते हैं। सो सेंसरी मेमोरी जो है वो इसका जो रोल है एज इनिशियल और मोमेंट्री रिकॉर्डिंग जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन की, और जो है आइकॉनिक मेमोरी जो कि विजुअल ब्रीफ विजुअल परसिस्टेंस इन्फॉर्मेशन की। अब टाइप्स हैं सेंसरी मेमोरी की, इसमें आइकॉनिक मेमोरी आ जाता है, विजुअल सेंसरी मेमोरी है जो कि इकोइक मेमोरी है, जो कि ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी है। इसके अलावा मेमोरीज जो कि रिलेट करती है दूसरे सेंस से, जैसे कि टच हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया। और उसके बाद है चंकिंग एंड कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। चंकिंग में क्या होता है कि ग्रुप किया जाता है इंडिविजुअल पीसेस को, इन्फॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल यूनिट्स के अंदर, चंक के अंदर, ताकि इंक्रीज किया जाए कैपेसिटी। और इसके अलावा जो कैपेसिटी है जिसमें जो है क्या है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है तकरीबन 7 ± 2 चंक्स जो है इन्फॉर्मेशन के, जैसे कि प्रपोज किया जॉर्ज मिलर ने। और उसके बाद ये कि जो एलोबरेट रिहर्सल है, एक टेक्निक या प्रोसेस जिसके ज़रिए मटेरियल जो है वो लर्न किया जाता है, रिमेंबर किया जाता है, उसको एलेबरेट किया जाता है ताकि इंप्रूव किया जाए एनकोडिंग जो इन्फॉर्मेशन की, और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है इस तरीके से कि ईजी हो स्टोर होने के लिए और एनकोड होने के लिए। अब निमोनिक्स आ जाता है, एक कॉमन स्ट्रेटजी कह सकते हैं इस हिसाब से जो मेमोरी के एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं। स्ट्रेटजीज होती हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए मटेरियल ताकि इंप्रूव किया जाए, एनकोडिंग भी, रिकॉर्डिंग भी। और ये शॉर्ट वर्बल डिवाइसेस या मेमोरी एड्स हैं जो कि क्रिएट करते हैं एसोसिएशन जो है न्यू इन्फॉर्मेशन और जो फेमिलियर इन्फॉर्मेशन होती है। एक पहले से ही जो इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी स्टोर्ड है मेमोरी में, और जो न्यू है उनके दरमियान लिंक क्रिएट किया जाता है, एसोसिएशन क्रिएट की जाती है, उसके ज़रिए याद रखा जा सकता है चीज़ों को ईजिली। मैथड्स ऑफ लोसाई है, एसोसिएशन की जाती है लोकेशंस के साथ, मेंटली एसोसिएट किया जाता है आइटम्स को कि उसको याद रखा जाए स्पेसिफिक लोकेशंस के साथ और ऐसी जगह से जिसके साथ आप फेमिलियर हैं, जहाँ पे जा चुके हैं, जाते रहते हैं, जैसे कि आपके घर के कमरे हो गए। और मेंटल वॉक थ्रू होती है, और रिट्रीवल के दरमियान मेंटली वॉक थ्रू जो है फेमिलियर प्लेसेस से रिट्रीव किया जाता है आइटम जो एसोसिएटेड हर लोकेशन से, यानी कि आपको जो है फिर याद आ जाएगा जब आप उस जगह से गुजरेंगे। कंपोनेंट्स होते हैं ज़ाहिर बात है लॉन्ग टर्म मेमोरी के, इसके अंदर जाने जाते हैं मॉड्यूल्स के तौर पर भी लॉन्ग टर्म मेमोरी के। डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, मेमोरी जो है फैक्ट्स और इवेंट्स की होती है। प्रोसीजरल मेमोरी होती है स्किल्स और प्रोसीजर्स के लिए। सिमेंटिक मेमोरी होती है जो कि होती है जनरल नॉलेज के लिए। और एपिसोडिक मेमोरी होती है पर्सनल एक्सपीरियंसेस के लिए भी होती है। डिक्लेरेटिव मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो
ये डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है एज अ मॉड्यूल रिप्रेजेंटेशन जो है स्टोर करने के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जैसे कि डेट्स फेस और नेम्स वगैरह, और ये जो मेमोरी होती है आप यूज़ करते हैं आंसर करने के लिए क्वेश्चन जैसे कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, कुछ इस तरीके से। प्रोसीजरल की हम बात करें तो इसको जो है अक्सर ये कॉन्ट्रास्ट करती है एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी के साथ। नॉन डिक्लेरेटिव होती है, डिक्लेरेटिव मेमोरी के मुकाबले में प्रोसीजरल जो है मेमोरीज को एक्सप्रेस किया जाता है परफॉर्मेंस के जरिए, और ये रिक्वायर नहीं करता कॉन्शियस रिकॉल। स्किल्स एंड हैबिट्स की हम बात करें, ये स्टोर करता है नॉलेज ऑफ स्किल्स, हैबिट्स और मोटर एक्शन जैसे कि राइडिंग अ बाइक या फिर टाइपिंग वगैरह। सिमेंटिक मेमोरी की हम बात करें सो फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट इसमें शामिल है। फैक्ट्स और फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट है, रूल्स हैं, इंडिपेंडेंट है पर्सनल चॉइस की। सो स्टोर हाउस जो है फैक्ट्स के लिए, जनरल नॉलेज जो है अबाउट द वर्ल्ड। और फिर आ जाता है हमारे पास एपिसोडिक मेमोरी, पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। सो मेमोरी होती है स्पेसिफिक इवेंट्स और एक्सपीरियंस की किसी के लाइफ में जो कि जुड़े होते हैं पर्टिकुलर टाइम या प्लेस के साथ। एसोसिएटिव मॉडल होते हैं, और जो कॉन्सेप्ट है रिट्रीव करने का इन्फॉर्मेशन सोचते हुए जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। प्राइमिंग और लॉन्ग टर्म मेमोरी आ जाती है फिर। सो प्रायर एक्सपोजर होता है। सो अगर एक इंडिविजुअल जो है उसको एक्सपोज किया गया एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पहले, तो बाद में जो है उसके लिए आसान होता है कि वो रिकॉल करे सेम या सिमिलर पीसेस जो इन्फॉर्मेशन के। और फिर जो है मेमोरी लॉस एंड लॉस आई आ जाता है। एजिंग वर्सेस पैथोलॉजी आता है। चैलेंजेस करता है ये अजम्पशन कि मेमोरी लॉस सोली होता है एजिंग की वजह से। सो इंडिविजुअल जो है एमसीआई के साथ जो है वो कर सकते हैं फंक्शन इंडिपेंडेंटली, लेकिन जो रिलाई करते हैं वो मेमोरी एड्स के ऊपर, और ये पार्टिकुलरली सीरियस कंडीशन है ज़्यादा एल्जाइमर्स के लिए। और फिर आ जाता है एमनीजिया। सो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फॉरगेटफुलनेस, और लॉस ऑफ मेमोरी होना दूसरे मेंटल डिफिकल्टीज़ के साथ। ओल्ड एज के अंदर लोग जो वो अनेबल हो जाते हैं कि रिट्रीव कर सके मेमोरी। और इंक्लूड है दो तरह के एमनीजिया एक्चुअली, रेट्रोग्रेड एमनीजिया और एंटोग्रेड। रेट्रोग्रेड में क्या तो लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है पास्ट से, और एंटी एंटेरोगेट में क्या होता है कि इनएबिलिटी होती है कि फॉर्म किया जाए न्यू मेमोरीज को। एल्जाइमर्स डिजीज़ को अगर हम देखें सो कॉज जो होता है मेमोरी लॉस का एक कॉमन कॉज जो है वो होता है एल्डरली लोगों के अंदर होता है। और हंटिंगटन डिजीज़ में देखें तो एक फेटल जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि इन वॉलेंट्री मूवमेंट होती है जिसमें, और जो है वो कॉग्निटिव डिक्लाइन आता है। अब है एमनियोथ्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस। ज़्यादातर होता है एडल्ट्स के अंदर और कॉमन होता है मैन के अंदर वुमेन के मुकाबले में। उसके बाद फिर कोर्साकॉफ सिंड्रोम आ जाता है, एक सेवियर और अक्सर परमानेंट मेमोरी डिसऑर्डर जो कि होता है थियामिन विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से, और अक्सर ही जुड़ा होता है क्रोनिक अल्कोहलिज्म से। मोटिवेशन के बारे में आप जो है, मोटिवेशन एक डिज़ायर है, ज़ाहिरी बात है, एक ड्राइविंग फोर्स है, एक डिज़ायर डिस्टिंक्ट नीड जो कि एनर्जाइज और डायरेक्ट करती है बिहेवियर जो है गोल्स की तरफ। मोटिव जो है वो एक स्पेसिफिक नीड या वांट है जो कि प्रॉम्प्ट करता है एक्शंस को। और टाइप्स हैं मोटिव्स की। प्राइमरी होता है जो कि साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल इनेट अनलर्न मोटिव्स एसेंशियल होते हैं सर्वाइवल के लिए, जैसे कि हंगर थर्स्ट और स्लीप आ जाता है। इसके अलावा सेकेंडरी है जो कि एक्वायर्ड करता है मोटिव से लर्न जिनको किया जाता है एक्सपीरियंस और इंट्रैक्शन के जरिए एनवायरनमेंट के साथ। मेन साइकोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं उसके अंदर अचीवमेंट आ जाती है। हमारे पास नीड होती है कि एक्सेल करें, अकम्प्लिश करें गोल को, करियोसिटी आ जाती है, डिज़ायर के एक्सप्लोर करें, लर्न करें, नीड फॉर अप्रेजल आ जाती है, जो नीड है फीडबैक और इवैल्यूएशन के लिए, नीड फॉर एफिलिएशन है, जो सोशल कनेक्शन और बिलोंगिंग के लिए, नीड फॉर पावर भी होती है कि जो नीड है इन्फ्लुएंस की और कंट्रोल करना दूसरों को, और वर्क एज मोटिव आ जाता है मोटिवेशन के इंगेज हो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। नाउ द थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन ऑफ मोटिवेशन। इसमें जो है इंट्रिंसिक इंस्टिंक्ट अप्रोच आती है, फोकस होता है इननेट या फिर फिक्स पैटर्न के ऊपर बिहेवियर के। इसके अलावा ड्राइव रिडक्शन अप्रोच है, एम्फेसाइज होता है रिड्यूस करने के ऊपर इंटरनल टेंशन जो कि होती है अनमेट बायोलॉजिकल नीड से। और अराउजल अप्रोचेज होती हैं, फोकस होता है मेंटेन करने के ऊपर एक ऑप्टिमल लेवल जो स्टिमुलेशन और एक्साइटमेंट का। इंसेंटिव अप्रोच होती है जो कि इसमें क्या है कि रोल जो है एम्फेसाइज किया जाता है, रोल जो है एक्सटर्नल रिवार्ड्स का, और जो पनिशमेंट होती है मोटिवेट करने में। बिहेवियर कॉग्निटिव अप्रोच होती है, फोकस होता है टुवर्ड्स बिलीव्स एक्सपेक्टेशन, और जो गोल्स होते हैं ड्राइव करने में मोटिवेशन। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है नीड्स का, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक। नाउ दी डिफाइनिंग इमोशंस। इमोशंस को जो है वो हम डिफाइन करते हैं तो
सो इमोशंस जो है वो लैटिन वर्ड जो है उससे ड्राइव होता है एन एमो वेयर, मीनिंग टू एक्साइट, स्टिर अप या एगिटेट। और जो कंपोनेंट्स हैं इमोशन के, ज़ाहिर बात है वो भी हैं। सो एक रिस्पॉन्स जिसमें शामिल है फीलिंग्स जैसे कि हैप्पीनेस, फियर, सैडनेस, ग्रीफ, सोरो, और ये एमलगमेशन किसका, साइकोलॉजिकल अराउजल का, बॉडीली चेंजेस जैसे कि इंक्रीज होना हार्ट रेट, एक्सप्रेशन, इसके अलावा आउटवर्ड साइन जो इमोशन के, इसके अलावा कॉग्निटिव एक्सपीरियंस होता है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है सिचुएशन की। साइकोलॉजिकल या फिजिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करें सो इसके अंदर जो है वो अराउजल होता है, बॉडीली चेंजेस जो है वो उसकी वजह से जो है वो इमोशंस जो है वो हमें देखने में आते हैं। जैसे एक कंपनी करते हैं ये जो है उसके साथ होते हैं जो इमोशंस हैं, तो उससे क्या होता है हम जैसे कि इंक्रीज होना हार्ट रेट का और स्वीटिंग का होना, और इंटेंसिटी होती है कि साइकोलॉजिकल अराउजल जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इंटेंसिटी जो है एक्सपीरियंस इमोशन की। बिहेवियरल कंपोनेंट जो है वो होते हैं, तो कंपोनेंट जो है वो ये जो कंपोनेंट कहलाया जाता है आउटवर्ड जो है एक्सप्रेशन जो हमारे इमोशन के, बॉडी जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और हमारी जो टोन ऑफ वॉइस होती है ये डिस्प्ले करती है कि क्या इमोशन हम जो है वो फील कर रहे हैं। और बहुत से जो है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो यूनिवर्सल भी होते हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट आ जाते हैं। सो इंटरप्रिटेशन ये कि हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं सिचुएशन को, डिटरमाइन करता है कि जो हमेशा हम इमोशन हम फील करते हैं। और ये कि हम स्केर्ड होते हैं लाउड नॉइस से जब हम देख रहे होते हैं स्केरी मूवी। सो ये इलस्ट्रेट करता है कैसे कॉग्निशन इन्फ्लुएंस करती है हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स को भी। उसके बाद है डॉगल डिवाइडेड इमोशंस इनटू 3 पार्ट। इन्होंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया इमोशंस को। प्राइमरी इमोशन आते हैं हमारे पास, ये बेसिक इननेट इमोशन है जैसे कि फियर, हैप्पीनेस, एंगर और डिस्गस्ट वगैरह। फिर सेकेंडरी आ जाते हैं हमारे पास ब्लैंड प्राइमरी इमोशन या इमोशंस जो कि एसोसिएट होता है लर्न इंस्टिंक्ट जैसे क्यूरियोसिटी के साथ। फिर ड्राइव इमोशंस आ जाता है कॉम्प्लेक्स इमोशन जिनको लर्न किया जाता है एक्सपीरियंस जैसे कि सैडनेस और बॉर्डम के साथ। प्लेटिक का जो इमोशनल व्हील है, सो 8 बेसिक इमोशंस जो है प्रपोज किए, प्लेटिक ने प्रपोज किए 8 फंडामेंटल इमोशंस, जॉय, एंगर, सैडनेस, सरप्राइज, फियर, एक्सेप्टेंस, डिस्गस्ट और एंटिसिपेशन। इमोशनल व्हील जो है इमोशंस जो है अरेंज हुए एक व्हील के ऊपर शो करने के लिए रिलेशनशिप उनके दरमियान और कैसे जो है ये कंबाइन कर सकते हैं फॉर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्स इमोशन। साइको मेजरिंग इमोशन में हम देखें साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स इमोशंस जो है वो ये बिलीव किया गया कि मेजरेबल है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के जरिए, जिसके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, और इन रिस्पॉन्सेज को देखा गया एज इंडिकेटर जो डिफरेंट इमोशनल स्टेट्स का। रिस्पायरेटरी चेंजेस आ जाती है, फिर इंक्रीज हो जाना रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग रेट जो है टिपिकली इंक्रीज होता है इमोशनल स्टेट्स के दरमियान, स्पेशली एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस, और डिक्रीज सेलिवेशन आ जाता है, सलाइवा प्रोडक्शन होती है अक्सर डिक्रीज जब रिस्पायरेशन इंक्रीज हो जाता है। और फिर पपिलोमेट्रिक आ जाता है जिसमें ये कि डार्विन्स की ऑब्जर्वेशन है कि डार्विन जो वो फर्स्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया इस फिनोमेना को। और पपिल डायलेशन और कंट्रैक्शन है, पपिल डायलेट जो है वाइडन यानी कि रिस्पॉन्स में फेवरेट स्टिमुलाई, और कॉन्ट्रैक्ट जो है रिस्पॉन्स में फेवरेट स्टिमुलाई के। चेंजेस जो है इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज ब्लड प्रेशर का होना और हार्ट रेट का होना दोनों टिपिकली इंक्रीज होती है इमोशनल स्टेट्स के दरमियान, और हेल्थ इंप्लीकेशंस होती है क्रॉनिक हाइटेंड ब्लड प्रेशर का होना और हार्ट रेट जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को। उसके बाद है फिर ग्लैंडुलर रिस्पॉन्सेज होते हैं एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन जो है ये स्ट्रेस करते हैं हार्मोन्स को कि वो रिलीज़ होते हैं लार्ज अमाउंट में जो है इमोशंस के दरमियान, जैसे कि एंगर और फेयर है प्रिपेयर करते हैं बॉडी को फाइट या फ्लाइट के लिए। और उसके बाद न्यूरल रिएक्शंस जो है वो होते हैं न्यूरल जो एक्टिविटी चेंजेस है इमोशंस जो उससे क्या होता है चेंज होता है न्यूरल एक्टिविटी में ब्रेन और पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। उसके बाद गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स आता है। सो ये मेजर करता है चेंजेस जो स्किन के अंदर स्किन कंडक्टिविटी में जो कि होती है स्वीट ग्लैंड के एक्टिविटी में इजाफा होने से जो कि होती है इमोशनल अराउजल के दरमियान। और 2 स्पेसिफिक चेंजेस जो है वो मेंशन है जो कि इंक्रीज़ करती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस और डिक्रीज़ होना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस।
इमोशनल इंटेंसिटी और स्टेट ऑफ अराउजल आ जाती है अब। सो अवेयरनेस जो है इमोशनल स्टेट्स की, और जो है जनरली हम अवेयर है हमारे इमोशन से, कॉमन साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, सिमिलर साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं डिफरेंट इमोशनल स्टेट में, जैसे कि एंगर, एक्साइटमेंट, फियर और कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन के जरिए डिफर की। उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी आ जाती है। सो ब्रांच जो है ऐसी जो है इस ब्रांच है साइकोलॉजी की जो कि स्टडी करती है मेंटल प्रोसेसेस जैसे कि थिंकिंग, नोइंग, रिमेंबरिंग और कम्युनिकेटिंग वगैरह। थिंकिंग जो होती है, अब इसमें क्या होता है, मेंटल मैनिपुलेशन होती है, प्रोसेस जो है मैनिपुलेशन का, मैनिपुलेट करने का, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, इमेजेस, कॉन्सेप्ट वगैरह। और पर्पस जो है थिंकिंग का एम होता है कि आंसर दिया जाए, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम्स को फाइंड किया जाए, फैक्ट्स को एक्सप्लोर किया जाए, रियलिटी को। सो फंडामेंटल जो एलिमेंट्स होते हैं थिंकिंग के, उसमें मेंटल इमेज आ जाती है, जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है सेंसरी एक्सपीरियंस की, और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। मेंटल कैटेगरीज होती हैं ग्रुप करने के लिए सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स या फिर आइडियाज़ को। मेंटल इमेजेस में हम देखें तो इंटीग्रल है थिंकिंग के लिए, मेंटल इमेजेस प्ले करती है क्रूशल रोल जो है थिंकिंग प्रोसेस के अंदर। और रिप्रेजेंटेशन होती है ऑब्जेक्ट्स की, ये जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट्स की और इवेंट्स की जो कि हमने एनकाउंटर किया है। कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाते हैं, कैटेगराइजेशन है, ग्रुपिंग करना ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को या फिर लोग, जो कि बेस करता है शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। और मेंटल कैटेगरीज हैं, कॉन्सेप्ट जो कि मेंटल कैटेगरीज सिंप्लीफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वर्ल्ड की। सो तीन मेन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं हमारे पास। एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको डिफाइन किया स्पेसिफिक रूल्स या फीचर्स ने। नेचुरल कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको लर्न किया गया एक्सपीरियंस या फिर लेस रिगिड बाउंड्रीज के साथ। प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट आता है मोस्ट टिपिकल या जो रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है एक कॉन्सेप्ट की। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट में हम देखें तो कॉन्सेप्ट जो कि बेस करता है लॉजिकल रूल्स या फिर डेफिनेशन के ऊपर, अक्सर पाया जाता है मैथमेटिक्स या फॉर्मल सिस्टम्स के अंदर। नेचुरल कॉन्सेप्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट जिनको फॉर्म किया गया एवरीडे एक्सपीरियंस के जरिए, ज़्यादा फ्लेक्सिबल और फजी बाउंड्रीज के साथ। प्रोटोटाइप जो है वो आ जाता है टिपिकल जो है एग्जाम्पल जो है मोस्ट जो है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टेंस है कॉन्सेप्ट का। सो एग्जांपल जो कॉन्सेप्ट की वो टिपिकल है और हाईली जो रिप्रेजेंटेटिव है कॉन्सेप्ट की। प्रोटोटाइप जो है वो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में और कैटेगराइज करने में कॉन्सेप्ट जो कि डिफिकल्ट होते हैं कि डिफाइन करें प्रिसाइसली तौर पर। रीजनिंग आ जाती है, फिर लॉजिकल थिंकिंग होती है, यूज़ किया जाता है रीजंस, लॉजिक, पास्ट एक्सपीरियंस और लर्न इन्फॉर्मेशन जो है मेंटल प्रोसेसिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग जो है वो क्या है कि क्रूशल होती है इन कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के लिए। इसके अलावा डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है ड्रॉ किया जाता है स्पेसिफिक कंक्लूजन जनरल प्रिंसिपल से, और इसमें लॉजिकल इन्फेरेंस किया जाता है कि बेस करता है सेट ऑफ प्रीमाइसेस के ऊपर। एल्गोरिथम को हम देखें तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो कि गारंटी करता है सोल्यूशन अगर अप्लाई करेक्टली हम उसको करते हैं। ह्यूरिस्टिक आ जाता है मेंटल शॉर्टकट या रूल ऑफ थंब जो कि इफेक्टिव हो सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं करते एक सोल्यूशन को। सो दो टाइप्स होती है प्रॉब्लम की, एक तो वेल डिफाइन और एक जो है वो इल डिफाइन होती है। वेल डिफाइन में प्रॉब्लम जो है वो होती है क्लियर गोल के साथ स्टार्टिंग पॉइंट और जो अवेलेबल सोल्यूशन पैथ है, जबकि डिफाइंड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम एम्बिगियस होती है, यानी कि बिल्कुल ही जो है वो अनक्लियर किस्म की होती हैं, उनमें क्लैरिटी नहीं होती, अनक्लियर स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑब्वियस जो है वो सॉल्यूशन स्ट्रेटजीज नहीं होती है। सो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम को अगर हम देखते हैं, क्लियर स्ट्रक्चर होता है, इनका क्लियर गोल होता है, एक वेल डिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्लियर क्राइटेरिया होता है डिटरमाइन करने के लिए सॉल्यूशन और सॉल्व करना। एक मैथ इक्वेशन जो है वो हम कह सकते हैं कि एक तरह की क्लियर वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। सो इल डिफाइंड में क्या होता है, एम्बिगियस स्ट्रक्चर होता है, लैक करता है क्लियर गोल, गोल्स क्लियर नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट भी क्लियर नहीं है और सॉल्यूशन पाथ भी। और बूस्टिंग अब हम इसको देखें तो इसमें कई सारी तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं ऐसी जिसमें ज़ाहिर बात है क्लैरिटी हमें नहीं दिखाई देती। अब जैसे बूस्ट करना टीम मोरल जो है लूजिंग गेम्स के दरमियान, इसमें भी हमें दिखाई देती है लैक ऑफ क्लियरिटी जो है सॉल्यूशन स्ट्रेटजी किस तरीके से जो है वो मोरल जो है वो बूस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो टिपिकली तौर पे 3 टाइप्स की है। अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि रिक्वायर करती हैं रीअरेंज करना एलिमेंट्स को कि सेटिस्फाई किया जाए क्राइटेरिया, जैसे जिक्सॉ पजल है, पजल जो है बहुत कॉमन एग्जांपल इसकी है। और प्रॉब्लम जो है इंड्यूस करने की स्ट्रक्चर, यानी कि प्रॉब्लम जो कि रिक्वायर करती है आइडेंटिफाई करना रिलेशनशिप्स जो है एलिमेंट्स के दरमियान ताकि डिस्कवर किया एक पैटर्न या रूल। और ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम होती है जो कि रिक्वायर करती है एक सीरीज ऑफ स्टेप के पहुंचा जाए स्पेसिफिक गोल तक। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।